राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडीज पर फोकस कर देंगे, राइट। चलिए, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्लास में, जहाँ आपको मिलेंगे एकदम हलवा किस्म के सवाल और एकदम मोमोज टाइप ऑफ रिवीजन, राइट। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमें मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन की जरूरत है, एज वी नो। हमें चाहिए क्या? रिवीजन। क्योंकि एक बार पढ़ने से हमें इतना एंटायर सिलेबस जो हमारा है, जो काफी ह्यूज सिलेबस है, वो याद नहीं हो सकता। बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर व्हाट? वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। सो इसके पास क्या है, बहुत बड़ा सिलेबस है, उसको सिर्फ एक बार पढ़ के आप याद कर ले, या मैं याद करूँ, या कोई भी याद कर ले, ये थोड़ी असंभव सी बात है, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन सबकी जरूरत है। अगर हम सच में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से मार्क्स लाना चाहते हैं, इन दैट केस है ना, खाली दिखावे के नाम पे पढ़ना चाहते हैं, तो हम कैसे भी पढ़ सकते हैं जी। हमने एक बार पढ़ लिया, सिलेबस कंप्लीट हो गया, बात खत्म करते हैं ना। बट हमें क्या करना है कि हमें एग्जाम तक वो चीजें याद रहें, हम अच्छे से प्रीलिम्स है तो अच्छे से टिक मार्क कर पाए और मार्कशीट पे अच्छे से भर पाए, और अगर मेंस हो रहे हैं तो अच्छे से लिख पाए। चलिए, तो आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है, एक्चुअली में हमने अनुच्छेद, जैसे मैंने कल 34 चैप्टर के अनुच्छेद पढ़ा दिए थे, कल पूरी क्लास इसी में बेस्ड थी कि जो 34 चैप्टर है उसमें जितने भी अनुच्छेद हैं वो सारे बता दिए गए थे, ठीक है, समझा दिए गए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका जो राज्यपाल चैप्टर है ना, तो बेसिकली हम पढ़ेंगे राज्यपाल चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, पर जो अनुच्छेद है ना उनको एक साथ पढ़ लेते हैं, तो इससे क्या होगा, सारे अनुच्छेद कवर हो जाएंगे। आप चाहे जैसे हेडिंग डाल लीजिए कि राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद जो भी है, ठीक है। हेडिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद। लेट मी चेक। ओके, लिखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कैसी आ जाए विजिबिलिटी। तो राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद, ठीक है। संबंधित अनुच्छेद, ठीक है, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद। चलिए, तो हम एक तरफ क्या लिख लेते हैं, एक तरफ हम लिख लेते हैं अनुच्छेद और एक तरफ लिख लेंगे हम विषय, राइट। इधर लिख लेते हैं हम अनुच्छेद, ठीक है। जितने भी अनुच्छेद है राज्यपाल से संबंधित, वो अनुच्छेद एक तरफ लिख लेते हैं और एक तरफ हम लिख लेंगे विषय। इतना करते हैं, ज्यादा गैप नहीं करते हैं। इधर हो गया आपके अनुच्छेद, इधर हो गया आपके विषय, ठीक है। चलिए, तो हम फर्स्ट अनुच्छेद जो राज्यपाल से संबंधित है वो लिख लेते हैं, अनुच्छेद 153, ठीक है। अनुच्छेद 153 है ना। हमारा चैप्टर समझ लीजिए, ये जो सब्जेक्ट है या जो इस टाइम का टॉपिक है वो है राज्यपाल, यानी कि जो राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद होंगे उसी के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। ये अनुच्छेद विषय थोड़ा ज्यादा दूर है, इधर भी कर सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, लिख लीजिए, या थोड़ा इधर कर देती हूँ, ठीक है, ज्यादा कॉर्नर में हो गया। अनुच्छेद यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अभी आई थिंक ठीक लगेगा आपको। चलिए, विषय भी ज्यादा दूर हो गया, विषय भी थोड़ा पास में कर लेते हैं, इतना पास में, ठीक है। चलिए, तो अनुच्छेद 153 क्या कह रहा है, जैसे कि आपको बताया कि राज्यों में क्या होते हैं, राज्यों में आपके मुख्यमंत्री भी होते हैं, है ना। वो वही सेम जैसे केंद्र में आपके राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री है ना। वास्तविक शक्तियां आपके प्रधानमंत्री के पास है, पर जो आधिकारिक शक्तियां, संवैधानिक शक्तियां वो आपके राष्ट्रपति के पास होती हैं। सेम यही प्रोसीजर आपके राज्यों में चल रही है। राज्य में क्या है, आपके एक मुख्यमंत्री है और एक राज्यपाल है, ठीक है। वेरी सिंपल है कि जैसे केंद्र में आपके मुख्य प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं, ऐसे ही राज्यों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो जो अनुच्छेद 153 है वो सीधे सीधे ये बात बताता है और समझाता है कि राज्यों में राज्यपाल, यानी कि जो राज्य है उसमें एक राज्यपाल भी होगा। इस बात को कौन से अनुच्छेद से हम समझ सकते हैं, या किस अनुच्छेद में ये चीज बताई गई है, तो अनुच्छेद है आपका 153, ठीक है। लेट मी चेक द विजिबिलिटी। क्या हो रहा है इसमें, तो दिक्कत आ रही है क्या, बार बार ये ऐसे क्यों करता है, ब्लिंक ब्लिंक सा करता है, डिस्प्ले खराब हो जाती है। चलिए, राज्यों में राज्यपाल है ना, 153 क्या कह रहा है, राज्यों में राज्यपाल। ये मुझे बार बार चेक करना पड़ेगा ऐसे, तो यार ब्लिंक ब्लिंक पता नहीं क्यों हो रहा है। चलिए, नेक्स्ट लिखिए, 154 अनुच्छेद क्या कह रहा है आपसे। सीक्वेंस वाइज ही पढ़ेंगे ताकि आपको याद करने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आपको जो अनुच्छेद 154 में कह रहा है, राज्य जो राज्य है वहां पे क्या है, कार्यपालक शक्तियां हैं, यानी कि राज्यों की कार्यपालक शक्तियों के बारे में बात की गई है, राज्यों की
कार्यपालक शक्तियां, ठीक है, राज्यों की कार्यपालक शक्तियां। अगर राज्यों की कार्यपालक शक्तियों के बारे में आपको आ जाए, कहीं पे भी आपको मिलाने के लिए दे दिया जाता है ना ऑप्शन में, कि इनमें से कौन से अनुच्छेद किसके लिए हैं, या फिर डायरेक्टली पूछ ही लिया जाए कि ये वाला अनुच्छेद किसके लिए, या फिर वो काम दे दिया जाए कि सपोज ये दे दिया राज्यों की कार्यपालक शक्तियां किस अनुच्छेद में बताया गया है, और आपके ऑप्शन दे दे 153, 54, 55, 56, 57, 58, ठीक है। तो उनमें से आपको पता होना चाहिए कि किस अनुच्छेद में कौन सी चीज आ रही हो। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी कि अनुच्छेद आपको क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। फिर हम पढ़ते हैं 155, अनुच्छेद 155। तो जैसे आपको पता चला कि राज्यों में राज्यपाल होने चाहिए, तो राज्यपाल की नियुक्ति की भी कुछ प्रोसेस होती होगी, है ना। राज्यपाल कैसे नियुक्ति होती है हम पढ़ चुके हैं क्योंकि राज्यपाल के चैप्टर में, तो उस बारे में भी बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ अनुच्छेद पढ़ते हैं। तो जो राज्यपाल की नियुक्ति की बात है वो अनुच्छेद 155 में की है, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति। 155 जो अनुच्छेद है वो बता रहा है कि उसमें राज्यपाल की नियुक्ति की जो भी प्रोसेस है वो इसमें है, कि एक राज्यपाल नियुक्त होगा, वो किसमें है, 155 अनुच्छेद में है, ठीक है। अब पढ़ेंगे 156 अनुच्छेद 156। ये क्या कह रहा है, 155 ने बता दिया कि भाई राज्यपाल की नियुक्ति होगी, तो 156 क्या बताएगा कि राज्यपाल का कार्यकाल, ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल कैसा या कितना होगा वो कौन बताएगा, राज्यपाल का कार्यकाल के विषय में जो बात की जाएगी वो अनुच्छेद 156 बता रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ तो नहीं होगी, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, बाकी होगी तो शेयर करिएगा। अब अनुच्छेद 157। अब आपको पता चल गया कि भाई राज्यपाल का कार्यकाल है, राज्यपाल नियुक्त होगा, एक राज्य में राज्यपाल भी होगा, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि राज्यपाल अगर नियुक्त हो रहा है तो उसकी कुछ एलिजिबिलिटीज होती हैं। ऐसे तो किसी को राज्यपाल बना नहीं दिया जाएगा, हमने पढ़ा है जिसको अहर्ता बोला गया है, तो वो अहर्ता होनी चाहिए। तो अगर उसके सपोज आपको पता चल गया कि राज्य में राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति भी होगी, तो राज्यपाल हर किसी को तो नहीं बनाया जा सकता ना, उसके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटीज हैं, कुछ अहर्ताएं हैं, तो उसकी बात किसमें की जाएगी, 157 अनुच्छेद में की जाएगी कि क्या है वो, क्या क्या चीजें पूरी कर रहा है, क्या क्या हमें नीड्स हैं राज्यपाल के लिए, जो हम देखते हैं, जो संविधान में देखा गया है। बेसिकली संविधान में लिखा हुआ है कि यदि इस व्यक्ति में ये चीजें पाई जाती है, उसकी अगर वो क्या है, भारत देश का नागरिक होना चाहिए, है ना, भारत देश का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं वो सारी जो आपने पढ़ी है वो यहाँ पे वो अनुच्छेद 157 ही बता रहा है इस बात को कि राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए अहर्ता, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्त होने के लिए अहर्ता, ठीक है। राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए अहर्ता, अनुच्छेद 157, ठीक है। 158 अनुच्छेद लिखते हैं, अभी सीक्वेंस वाइज अनुच्छेद चलेंगे, जब सीक्वेंस से ब्रेक होगा तो मैं आपको बता दूंगी। अभी कम से कम 166-67 तक ये अनुच्छेद एज इट इज मतलब नंबर वाइज ही चलते रहेंगे, तो आपको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी कि भटक रहे हैं आप, ये दो का गैप होगा, ऐसा नहीं है, अभी कंटिन्यू ही चलेंगे 167 तक ये कंटिन्यू चलेंगे लाइन मतलब नंबर, ठीक है, 154 153 से। चलिए हाँ, तो 158 अनुच्छेद क्या कह रहा है कि राज्यपाल कार्यकाल के लिए दशाएं कैसी होनी चाहिए, ठीक है, राज्यपाल कार्यकाल के लिए दशाएं, ठीक है। राज्यपाल कार्यकाल के लिए दशाएं यानी कि हालात कैसे होने चाहिए, माहौल कैसा होना चाहिए, हम अपने आम शब्दों में कहें तो माहौल कैसा होना चाहिए, बेसिकली वो हालात कैसे होंगे, सिचुएशंस कैसी होंगी, क्या क्या वहाँ पे प्रोविजंस होंगे, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, दशाओं में, है ना, कि वहाँ की कैसी सिचुएशन कैसी है, ठीक है। ये कौन बता रहा है, अनुच्छेद 158, ठीक है। विजिबिलिटी मेरे हिसाब से ठीक आ रही है, ब्लिंक नहीं हो रहा है। चलिए 159। अब एक बात बताओ, सारी चीजें तय हो गई, मान लो नियुक्त भी हो गया, एलिजिबल भी हो गया, राज्यपाल जी एलिजिबल भी हैं, राज्यपाल बन भी गए हैं, नियुक्ति होने वाली है, तो उससे पहले उनको कुछ प्रोसीजर होती है ना, क्या होती है, राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण होती है, नहीं होती है, होती है, आप सबने पढ़ा है कि राज्यपाल की शपथ ग्रहण होती है, ठीक है। वो शपथ ग्रहण में क्या बोलते हैं,
मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की अखंडता और अक्षुण्णता को बनाए समरूपता को बनाए रखूंगा, मैं बिना भेदभाव द्वेष प्रेम और किसी भी तरह के पक्षपात किए हुए निष्पक्ष होकर निर्णय लूंगा, सेवा करूंगा। ये सारी चीजें जो होती हैं ये क्या होती हैं, ये जैसा मैंने कई बार बोला जब ये शपथ याद आती है तो कि ठीक है ये लेते हैं शपथ और हर बार ही लेते हैं किसी भी पद को, जब किसी भी पद को ग्रहण करना होता है उससे पहले ये शपथ ग्रहण का समारोह होता है, शपथ ली भी जाती है। पर एक बात आपको और सबको संसार को मेरे हिसाब से सबको पता है कि शादी में लिए गए फेरे, मोहब्बत में किए गए वादे और पॉलिटिक्स में किए गए जो शपथ ग्रहण के दौरान ली गई शपथ, ये सारी बहुत ही झूठी और बकवास बातें होती हैं। तो इन सब से कोई ताल्लुक नहीं होता है। इंसान को जो करना होता है करता वही है, चाहे उसने फेरे लिए हो, चाहे उसने वादे किए हो और चाहे शपथ ली हो, सिंपल सी बात है। तो इन सब बातों से हटके आपको ऐसा बनना है कि ना आपको शपथ लेनी पड़े, ना आपको वादे करने पड़े और ना आपको फेरों तक का इंतजार करना पड़े। कहने का मतलब है कि उन पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े कि आपको मतलब ऐसा नहीं कि फेरे लिए तभी आप सच्चे हो सकते हो, बिना फेरों के भी आप सच्चा रिश्ता किसी से बना सकते हो। किसी के जरूरी नहीं कि हस्बैंड वाइफ का हो, पर हो सकता है फेरे लेने के बाद भी आप रिश्ता ना निभाओ, हो सकता है आप शपथ करने के बाद भी मंत्री लोग देश की सेवा ना करें। पर ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे नागरिक बने कि आपने शपथ तो नहीं लिया, आपने कोई इतना बड़ा पद ग्रहण नहीं किया, पर फिर भी आप देश के काम आ रहे हो क्योंकि आप सच्चे हो, ईमानदार हो, अपनी सेवा दे रहे हो देश को, है ना, अपने कर्तव्यों का सही से पालन कर रहे हो। तो ये सारी चीजें भी इसमें आ जाती है। इसी तरह अगर आप किसी से भले ही फेरे ना लिए हो, किसी से भले ही वादे ना किए हो, पर किसी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सच्ची श्रद्धा और मेहनत से निभा रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो फेरे और वादों और ये कस्मों और शपथ ग्रहण तक की कोई बातें नहीं है। आपको ऐसा नहीं बनना है कि सिर्फ इन्हीं चीजों के चलते आप किसी कर्तव्य का निर्वहन करें। आप इन सबसे परे भी अपने कर्तव्य को निभा सकते हैं। बिना इन सब चीजों को किए भी बहुत ऐसे कर्तव्य हैं जिनको आप निभा पाएंगे और उसमें आपको शपथ और फेरों और ये वादों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बाकी आप जानिए, अपना आपका पर्सनल है सबका पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। चलिए 159 राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, अनुच्छेद 160, है ना, राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण हो गई है तो आप क्या करना चाहिए, कुछ आकस्मिक परिस्थितियां आती है ना, आकस्मिक मतलब जो अचानक से हो जाए, ऐसी परिस्थितियों को क्या बोलते हैं, आकस्मिक परिस्थितियां। बेसिकली ये थोड़ी सी नेगेटिव परिस्थितियां बोल सकते हो आपको, क्योंकि वो एकदम हालात इतने अच्छे नहीं होते हैं, आकस्मिक होते हैं, अचानक से होने वाले। तो आकस्मिक परिस्थितियों में क्या होना चाहिए, राज्यपाल के जो कार्य होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल द्वारा किए गए कार्य, राज्यपाल के कार्य या राज्यपाल द्वारा कार्य, ठीक है। जब आकस्मिक परिस्थितियां आ गई, नॉर्मल हालात नहीं है अभी, तो ऐसे हालात में क्या कैसे कार्य करेंगे, राज्यपाल जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और जब राज्यपाल जी आकस्मिक परिस्थितियों में वो किस तरह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, है ना, ये जो भी बातें हैं, तो परिस्थिति में राज्यपाल के जो भी कार्य हैं वो इसमें बातें की गई है 160 में। ये कब है, कब हालात, किन हालातों की बात हो रही है, आकस्मिक परिस्थितियों की बात हो रही है, यानी कि कुछ उथल पुथल हो गई है उस समय की बात हो रही है, ठीक है। चलिए 161 आपने पढ़ा है कि राष्ट्रपति जी को क्षमादान की शक्तियां होती हैं, है ना। तो एज सेम एज क्या होता है, राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्तियां होती हैं। आप पढ़ चुके हैं, ऐसा तो नहीं है, पहली बार देख रहे हैं इस बात को, ये सुन रहे हैं। राज्यपाल जी के पास भी क्या होती है, क्षमादान की शक्तियां होती हैं, है ना। राज्यपाल को क्षमादान आदि की शक्तियां होती हैं। आदि की शक्ति, है ना। आपने पढ़ा है, राष्ट्रपति के विषय में भी पढ़ा था और इनके विषय में भी पढ़ा है। बस ये मौत की सजा को राज्यपाल जी क्षमादान नहीं दे सकते हैं, जो कि क्या था, राष्ट्रपति दे सकते थे। फांसी की सजा को भी राष्ट्रपति जी जो है वो टाल सकते हैं, क्षमादान कर सकते हैं, ठीक है। तो बस क्षमादान आदि की शक्तियां तो है इनको, बस इनको मृत्युदंड टालने का अधिकार या फिर हक समझ लो, या हाँ अधिकार और शक्तियां ही इनके पास नहीं है। चलिए डिस्प्ले चेंज करने का समय आ गया, इसके बाद करेंगे आगे कंटिन्यू। चलिए अगला अनुच्छेद लिख लिए 162। अनुच्छेद 162 क्या कह रहा है जानते हैं। हमने लिखा अनुच्छेद, इधर हम लिख रहे हैं अनुच्छेद, तो हमने लिखा अनुच्छेद 162। अब अनुच्छेद 162 क्या कह रहा है उसको
जाने का। देखिए आपको पता चल गया भाई इनके पास इतनी शक्तियां हैं या कार्य हैं इनकी, तो कुछ सीमाएं भी तो लगेगी ना। तो राज्य की कार्यपालक शक्ति की सीमा, ठीक है, राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति की सीमा है ना। किसी को बेइंतहा या फिर बेहद शक्तियां नहीं दी जा सकती ना, कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। तो राज्य की कार्यपालक शक्ति की सीमा इज इट क्लियर? शक्तियां दी गई हैं, अधिकार दिए गए हैं, पर उन पर कुछ सीमाएं भी लगाई गई हैं, और ये बात हो रही है अभी फिलहाल राज्यपाल की, ठीक है। राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति की कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं, तो उसके विषय में जो भी बात की गई है वो कहां पे की गई है? वो अनुच्छेद 162 में की गई है, ठीक है। अभी हम लिखते हैं अनुच्छेद 163। हम ये सब कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट हमने अनुच्छेद के साथ ऐसे नहीं पढ़े पर्टिकुलर। आज हम ऐसा पढ़ लेते हैं कि हमें अनुच्छेद एकदम रट जाए, ठीक है। मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग देना या फिर सलाह देना, ये कहां पे बात की गई है? अगर जिसने राज्यपाल चैप्टर पढ़ लिया है उसमें ये बात एकदम क्लियर पता चल गई है कि जो अनुच्छेद 163 है वो कहता है कि मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग या फिर सलाह देना, ठीक है। आपको पता है जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमें एक बात पता चली थी, जो हमने पढ़ा था कि जो मंत्रिपरिषद बनाई जाती है वो सलाह के लिए बनाई जाती है, वो मदद के लिए बनाई जाती है, वो सहयोग के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद कहाँ किसके लिए बनाई गई है? राज्यपाल को सलाह देने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए, ठीक है। तो ये वाली बात जो हम समझ रहे हैं ये हमें अनुच्छेद 163 में डिस्क्राइब की गई हुई है कि क्या ये किस संविधान में किस अनुच्छेद में बात की गई है। तो मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सलाह, है ना, एवं सहयोग देना, ठीक है। मंत्रिपरिषद क्या कर रही है? वो राज्यपाल को सहयोग दे रही है, उनको सलाह दे रही है, ठीक है। आगे बात समझ में आई? इसमें कुछ दिक्कत की परेशानी है? मंत्रिपरिषद किस लिए है? सहयोग देने के लिए, सलाह देने के लिए, हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, उसी लिए बनाया है। मंत्रिपरिषद का गठन इसीलिए हुआ था, ठीक है, उनको हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनके सहायक के रूप में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 164 जो क्या कह रहा है? मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, है ना। ब्लू पेन लेना चाहिए हमें। अनुच्छेद 164, ठीक है, 167 तक ये अनुच्छेद कैसे हैं? कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो ये क्या कह रहा है? मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति या फिर कार्यकाल या वेतन, ये सारी बातें किसमें आ जाएंगी? चलिए लिखते हैं हम अनुच्छेद 164, मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे कि अगर आप लिखना चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं कौन कौन से प्रावधान नियुक्ति के हों या फिर उनके कार्यकाल की बात हो या फिर बात हो उनकी वेतन की, ठीक है। तो ये वाली बातें किसमें की गई हैं? कौन से अनुच्छेद के तहत की गई हैं? तो अनुच्छेद 164 है। जो अनुच्छेद 164 क्या कह रहा है कि मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, तो वो प्रावधान कैसे हैं? चाहे वो नियुक्ति से रिलेटेड है, कार्यकाल से रिलेटेड है या फिर वेतन से रिलेटेड है, तो ये सारे प्रावधान किसमें चले जा रहे हैं? अनुच्छेद 164 में हमें बताया गया है, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 165 क्या कह रहा है? ये महाधियोक्ता, पता है आपने महाधियोक्ता के बारे में पढ़ा है। वो कह रहा है कि अच्छा 164 हाँ, राज्य का महाधियोक्ता है, राज्य का महाधियोक्ता होगा एक, है राज्य के महाधियोक्ता के बारे में, राज्य का महाधियोक्ता है ना, जो उसके लिए निर्णय लेगा, जो उसके लिए बोलेगा। महाधियोक्ता कौन होता है? वही होते हैं ना। तो राज्य का महाधियोक्ता होगा, वो किस अनुच्छेद से पता चल गया? हमके अनुच्छेद 165 से पता चल गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द के बिना मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये चीजें समझ पा रहे हो, और जहां नहीं समझ पा रहे हो देन प्लीज कमेंट, उसको उसकी तरह से ऐसे आपको समझाया जाएगा कि आपको समझ आएगा, ठीक है। चलिए राज्य की सरकार की बात करें अगर, है ना, राज्य की सरकार तथा संचालित कार्यवाही, तो ये किस बारे में आ जाएंगी?
नोट करने में तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, या हो रही है नोट करने में? मैं टाइम तो दे ही देती हूँ, मेरे हिसाब से नोट कर लो, क्या ना। तो अनुच्छेद आपका 160 के राज्य की सरकार तथा संचालित कार्यवाही, ठीक है। अनुच्छेद 167 क्या कह रहा है आपका? अनुच्छेद 167 आपको मैंने बताया था कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, वो राज्यपाल को सूचना देते हैं। राज्यपाल क्या होते हैं, मुख्यमंत्री क्या होते हैं, उनके बीच की कड़ी होते हैं, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के, है ना, बीच की कड़ी होते हैं। ये बात आपको पहले पता चल चुकी है। तो अनुच्छेद 167 यही बताने की कोशिश कर रहा है कि राज्यपाल को सूचना देने का मुख्यमंत्री का दायित्व है, ठीक है। राज्यपाल को सूचना देने का मुख्यमंत्री का दायित्व। किसकी ड्यूटी है ये? मुख्यमंत्री की है ना। मुख्यमंत्री क्या है? मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद की बीच की कड़ी है, ये पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। पढ़ तो हम सब कुछ सीख चुके हैं, बट नाउ वी आर क्लियरिंग आवर अनुच्छेद, आर्टिकल्स, राइट। चलिए आप पढ़ते हैं अनुच्छेद 67 के बाद कंटिन्यू नहीं चल रहा है कि 68, 69, अब अनुच्छेद 174 आएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी मत ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अनुच्छेद 174 आता है जो कहता है राज्य विधायिका का सत्र सत्रावसान, या फिर चलिए मैं लिखवा देती हूं मैंने, देखिए जो विधायिका होती है, देखिए सत्र होते हैं, हाँ, सत्र चलाए जाते हैं, यानी कि जब सदन की बैठक शुरू हुई या सदन को बंद कर दिया, वो कर दिया गया, स्थापना कर, क्या बोले, बंद करना, स्थगन कर दिया गया है ना, और भंग भी कर दिया गया है। स्थगन तरह से होता है ठीक ठाक समय के लिए स्थगन किया जाता है, यानी कि सोच समझ के प्रैक्टिकली होता है। मेरे ख्याल में भंग होना एक अच्छी बात नहीं बोली जाती है। भंग होना कुछ ऐसे सिचुएशंस होती है जब भंग की जाती है ना, तो राज्य विधायिका को भंग करने या फिर सत्रावसान करने, सत्र को चालू करने, ये सारी बातें किस अनुच्छेद में बताई गई हैं? तो ये वाली सारी बातें 174 अनुच्छेद में बताई गई है। राज्य विधायिका का सत्र, यानी कि सत्र कब चलेगा, कब उसको बंद किया जाएगा और कब भंग किया जाए। भंग करना और स्थगन करना दोनों अलग बातें हैं थोड़ी सी, ठीक है। भंग ज्यादातर सामान्य हालातों में नहीं किए जाते हैं, ठीक है। चलिए 175 अनुच्छेद लिखिए, राज्यपाल का राज्याधिपत्य अनुच्छेद 175 अनुच्छेद क्या कह रहा है? राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी, चलिए मैं लिख के देता हूं, राज्यपाल का राज्य विधायिका, मुझे लिखना ही है तो फिर लिख ही देते हैं, है ना। राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी अथवा किसी मतलब एक, है ना, चाहे एक चाहे फिर दोनों सदनों का अथवा दोनों सदनों, राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी, यानी कि चाहे कोई भी सदन हो या फिर दोनों सदनों को, है ना, संबोधित करने है ना, अथवा आदेश देने का अधिकार, है ना। संबोधित करने अथवा, व्हाट इज द टाइम, अथवा संदेश या फिर आदेश, संदेश भी दे सकती है, आदेश भी दे सकती है, देने का अधिकार, ठीक है। एक अनुच्छेद किसमें बताया गया है? आपके अनुच्छेद 175 में बताया गया है। डिस्प्ले चेंज करने का समय आ गया है भाई। लेट मी ट्राई टू शो यू, यस यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, मीनवाइल यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। लिखते हैं हम 176 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 176 कहता है कि राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, राज्यपाल द्वारा
द्वारा विशेष संबोधन ठीक है। कुछ ऐसे हालात होते हैं जब जो राज्यपाल होते हैं उनको विशेष संबोधन करना पड़ता है, चाहे वो कोई फैसला हो, चाहे कोई आदेश हो, चाहे कोई मीटिंग बुलानी हो, है ना, चाहे कोई सत्र चालू करना हो, तो वो मतलब वो नॉर्मल नहीं होते हैं, सामान्य नहीं होते हैं, कुछ स्पेशल ओकेजन कह सकते हो या कुछ नेगेटिव ओकेजन कह सकते हो, है ना। तो उन हालातों में उनको कुछ विशेष संबोधन देने होते हैं और वो देते हैं, तो उस बात की जो बातें की गई है वो राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन अनुच्छेद 176, ठीक है। अब इसके बाद फिर डिसकंटिन्यू होगा और अगला नंबर आएगा आपका 200। अनुच्छेद 200 क्या कह रहा है कि विधेयक पर सहमति, है ना, आप तो जानते हो कि कोई भी विधेयक पर सहमति अर्थात आपको सबको पता है कोई प्रस्ताव आता है, कोई विधेयक जब आता है सदन में, जब वो दोनों ही सदनों से पारित हो जाता है, दोनों ही सदनों से स्वीकृति मिल जाती है, उसके बाद वो विधेयक या फिर वो प्रस्ताव क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, ठीक है। तो ये जब विधेयक आया है, इस पर सहमति से क्या मतलब है कि अगर राज्य विधायिका ने कोई विधेयक पारित पेश किया है तो उसे राज्यपाल द्वारा स्वीकृति दी जानी चाहिए या देनी चाहिए, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि राज्यपाल को राज्य विधायिका द्वारा पेश किए गए विधेयक को स्वीकृति देना, ठीक है। इज इट क्लियर? मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की दुर्दर तकलीफ पीड़ा का सामना करना पड़ रहा होगा आपको ये समझने के लिए, है ना। सिंपल एज दैट, आपको ये चीज समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं हम अनुच्छेद 201, है ना। अनुच्छेद 201 आपसे क्या कह रहा है कि राज्यपाल द्वारा, लेट मी चेक, थोड़ा सा कट रहा है बट मैं लेट मी शो यू, ठीक है। अभी आपको एकदम क्लियर दिख गया है, ठीक है। चलिए ठीक है। अनुच्छेद 201 क्या कह रहा है, ये भी विधेयक से संबंधित है। आपको पता है कि कुछ राज्यपाल के अधिकार होते हैं, है ना, विधानमंडल के अपने अधिकार है, विधान परिषद के अपने अधिकार है, संसद के अपने अधिकार है ना। तो उसमें क्या है, जैसे कि मान लो कोई प्रस्ताव या कोई विधेयक आया है तो राज्यपाल को एक ये भी अधिकार है कि वो राष्ट्रपति के विचार के लिए, इसमें तो क्या होगा, ये राज्य से संबंधित बात है, तो आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति के विचार के लिए कोई विधेयक को सुरक्षित रखना है। कोई विधेयक है जो वो तब उसको जिस भी कारण से वो रखते हो, तो राष्ट्रपति की बेसिकली कि राष्ट्रपति इस पर विचार करेंगे, वो कुछ चाहे तो सजेशन करें चाहे तो ना करें, या फिर इस उम्मीद या आशाओं से या अपना फर्ज समझते हुए उनके अधिकार क्षेत्र में ना आता हो कि बिना उनकी स्वीकृति के ऐसा किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए वो क्या करते हैं, विधेयक को रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, राज्यपाल द्वारा लिखते हैं हम, राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना, ठीक है। वो राष्ट्रपति जी इस पर विचार करेंगे, इसलिए इस प्रस्ताव को या फिर इस विधेयक को कैसे रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति जी विचार जब कर लेंगे, जैसा भी निर्णय देंगे, उसके बाद वो चीज क्या हो जाएगी, वो विधेयक अधिनियम बन जाएगी, ठीक है। अभी इसको इरेज करने की जरूरत है मेरे हिसाब से, बिना इरेज के चल जाएगा काम। चलिए कोशिश करेंगे इसी पे आ जाए, बट नहीं आएगा तो देखेंगे, ठीक है। 213 अनुच्छेद 201 के बाद हम लिखेंगे अनुच्छेद 213, लिखिए। अनुच्छेद 213 क्या कह रहा है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, पढ़ी आपने, है ना। तो यहाँ पे क्या है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से इस विषय में आप, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये आप पहले पढ़ चुके हैं चीज, लेकिन आप उसके अनुच्छेद के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की
इज इट ओके? ठीक है, अनुच्छेद 217 लिखिए। इसके बाद 2-3 अनुच्छेद और बचे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे आ जाएगा, नहीं आएगा तो आगे देखेंगे। ठीक है, 217 क्या कह रहे हैं? राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जब राज्यपाल मान लो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं वो राष्ट्रपति जी से सलाह लेते हैं। पहले भी पढ़ा हुआ आपने और अभी पढ़ रहे हैं। तो जो ये नियुक्ति करते समय उच्च न्यायालय की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की या फिर न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय, न्यायाधीश की बेसिकली नियुक्ति करते समय क्या करते हैं वो राष्ट्रपति जी से सलाह लेते हैं। तो ये कौन सा अनुच्छेद आपको समझा या बता रहा है? ये आपको अनुच्छेद 217 कह रहा है। ठीक है, राज्यपाल की ऐसे लिखते हैं, राज्यपाल को, है ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना। ठीक है, अब लिखते हैं अनुच्छेद 233। आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये अनुच्छेद यहीं पे आ जाए और आपको विजिबल भी हो, लेकिन 217 के बाद आपकी विजिबिलिटी खत्म हो रही है, बट मैं घुमा फिरा के कंप्यूटर से, फोन से, कैसे भी आपको दिखाई दूंगी। चलिए, राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 233 कह रहा है, मेरे साथ मैं बोल रही हूँ, बोर्ड पे लिख रही हूँ, आपको दिख नहीं रहा है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप लिखते रहिए। चलिए, मैं बोल रही हूँ अनुच्छेद 233 डालिए आप, उसके आगे लिखिए राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, अब इसके साथ एक और अनुच्छेद लिख लेते हैं, जो लास्ट अनुच्छेद है इस विषय से रिलेटेड, आपका अनुच्छेद 234। ठीक है, आपको 233 और 234 अनुच्छेद लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा, बट मैं दिखा दूंगी, अभी फिलहाल आप लिखते रहिए मेरे साथ साथ। ठीक है, अनुच्छेद 233 क्या कह रहा है? राज्य द्वारा न्यायिक सेवक के लिए नियुक्ति, है ना, राज्यपाल द्वारा, क्यों नहीं लिख रहा, लेकिन इसको लिखने के बाद भी घुमाना पड़ेगा, शायद तभी लिख पाएगा, है ना। चलिए, राज्यपाल द्वारा लिख लेते हैं, फिर मैं आपको वो कर देता हूँ, शो हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति। ठीक है, पैनिक मत होइएगा, मैं आपको भी ये दोनों जो आर्टिकल आपको नहीं दिख रहे हैं ये भी दिख जाएंगे। ठीक है, ठीक है, क्या है इसमें? राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति है, पर इसमें जो है जिला न्यायाधीश को छोड़कर। ठीक है, जिला न्यायाधीश इसमें नहीं आएंगे, जिला न्यायाधीश को छोड़कर, जिला न्यायाधीश को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि जिला न्यायाधीश किसमें आ गए हैं? वो आपके अनुच्छेद 233 में आ गए हैं। ठीक है, चलिए एक सेकंड आप वेट करिए, मैं दिखाती हूँ। 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, अनुच्छेद 234 राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति, है जिला न्यायाधीश को छोड़कर, क्योंकि जिला न्यायाधीश जो है आपके वो अनुच्छेद 233 में ऑलरेडी नियुक्त हो चुके हैं। राइट, कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ? मेरे हिसाब से नहीं। ठीक है, समझ आ गया आपको अच्छे से? चलिए, अगर आपको लग रहा है कि आपके अनुच्छेद क्लियर हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुए हैं तो थोड़ा सा 2-3 बार रिवीजन, 4-5 बार रिवीजन जरूर करिएगा मेरे हिसाब से, उसके बाद बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे, और होने भी चाहिए, है ना, क्योंकि आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, आपसे क्वेश्चन कहाँ से किया जा सकता है। देखिए, इतने एग्जाम हो चुके हैं यूपीएससी के, है ना, कितने एग्जाम हो चुके हैं, कितने क्वेश्चंस बन चुके हैं, सिलेबस में से बनाने हैं, वो कहीं भी घुस के बहुत डीप जाके बनाएंगे, आपके क्वेश्चंस आपके लिए ढूंढेंगे। हो सकता है आपको लगे कि बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे नहीं पूछ सकता यूपीएससी, बट वो उससे पूछ ले, है ना,
डिपेंड ऑन यूपीएससी ओनली। हम लोग नहीं सोच सकते हैं, बट दिमाग उसी तरह में लगाना होगा कि वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जितना कि आपका सिलेबस है तो हमें उस हिसाब से पढ़ के चलना है। हमें हमारे अनुच्छेद भी क्लियर होने चाहिए कि किस अनुच्छेद में किस चीज़ की बात की। यूपीपीसीएस जो स्टूडेंट है उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है ना। वो तो वैसे भी फैक्चुअल नॉलेज काफ़ी जगह पूछ लेते हैं, है ना। वो फैक्चुअल नॉलेज भी पूछ लेते हैं। आपके यूपीएससी वाले बहुत ज़्यादा डीप स्टेटमेंट देके पूछेंगे, वो पूछे जा सकते हैं। दोनों में ही ये संभावना बनती है, यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी बोथ कैन आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस लाइंस, या फिर अनुच्छेद कह दो आप, अनुच्छेद ही है बेसिकली, तो उससे रिलेटेड। चलिए फिर अगर आपको समझ नहीं आया होगा देन प्लीज कमेंट, मैं उसको अच्छा करने की कोशिश करूंगी, अपडेट करने की, अपग्रेड करने की, जो भी आपको रिक्वायरमेंट लगती है, नीड लगती है, वो करने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए मजे करिए, खुश रहिए, कोशिश करिए किसी भी जानवर, किसी भी मनुष्य की हानि की वजह आप ना बने, किसी भी तरह से ना बने। कम से कम मेरे स्टूडेंट्स ऐसे तो हों, भले ही सभी IAS IPS ना बने, बट एटलीस्ट ऐसे तो हों कि वो किसी इंसान के दुख का कारण ना हो। चलिए, थैंक यू।